नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, जीके डोज के यानी पुराने प्रश्नों के वीडियो की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें आज एक और वीडियो लेकर हाजिर है दोस्तों आपके लिए। और इस वीडियो में भी दोस्तों हम आज महत्वपूर्ण 40 राजस्थान जीके के यानी पूरे कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास के जो मिश्रित प्रश्न है, जो हाल ही में आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने परीक्षाएं आयोजित करवाई है, उसमें दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी आज हम पूरी पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, हमेशा एग्जाम में देखा जाता है आरएसएम एसएसबी बोर्ड के खास तौर पे कि पुराने परीक्षाओं के प्रश्न पुटअप होते रहते हैं, यानी ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जो भी दोस्त आगे आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं करवाएगी, ये बोर्ड आयोजित दोस्तों जो भी परीक्षाएं करवाने वाला है, वो भले रीट मेंस हो यानी थर्ड ग्रेड की परीक्षा हो, वन पाल वन रक्षक की हो, या फिर ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित एलडीसी की भर्ती हो, सभी प्रकार की भर्तियों में ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इन्हीं भर्तियों के अलावा दोस्तों, भले आप राजस्थान की कौन से भी परीक्षा, भले वो आरपीएससी द्वारा भी आयोजित करवाई जा रही है, उसमें भी अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये परीक्षा हाल ही में आयोजित हुई थी। ये भी दोस्तों आपके कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक की भर्ती, संयुक्त सीधी भर्ती, और दोस्तों 2022 की भर्ती, और इसका एग्ज़ाम 18/5/2022 को हुआ था। तो इसमें भी दोस्तों 40 प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान के जीके के। तो आज हम पूरी व्याख्या के साथ इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होने पर समय समय पर आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। तो दोस्तों मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख इन वेदों में से मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब दोस्तों इस परीक्षा की बात करें तो इसमें अच्छे लेवल के दोस्तों राजस्थान के जीके के प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों यकीन मानिए ये आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि पॉलिटी का है, राजस्थान की पॉलिटी का, कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। अब दोस्तों राजस्थान के राज्यपालों की बात करें कि किन की मृत्यु पद पर रहते हुए, तो इनमें से दोस्तों जो दरबार सिंह है, इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। निर्मल चंद जैन है, इनकी भी मृत्यु दोस्तों पद पर रहते हुए हुई थी। और शैलेंद्र कुमार सिंह, या फिर दोस्तों इन्हें हम एस के सिंह के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं, इनका ये पूरा नाम है दोस्तों शैलेंद्र कुमार सिंह। और बाकी कैलाशपति मिश्र की मृत्यु नहीं हुई थी दोस्तों पद पर रहते हुए। इनमें से दोस्तों आपके ये 3 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इनके अलावा दोस्तों प्रभा राव को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनकी भी मृत्यु जो राजस्थान की राज्यपाल रही और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। और हमारे ऑप्शन में ये 3 नाम दे रखे हैं, तो यानी 1, 2 और 3, तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। इसके अलावा दोस्तों प्रभा राव को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनकी भी पद पर रहते हुए दोस्तों मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमेलित है। अब दोस्तों कौन सा सुमेलित है उसके बारे में हमें पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखें कि यहाँ पर देर की है दोस्तों चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी, जो कहाँ पर है दोस्तों? दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में। तो ये पहला ही दोस्तों सुमेलित है। ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। क्या है दोस्तों? हमें सुमेलित के बारे में पूछा था, तो चांद बावड़ी आबानेरी में है, जो कि दोस्तों दौसा में है। ये दोस्तों सुमेलित सही है। और अगली बात करें दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी की, तो दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी ये चूरू में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। नौलखा बावड़ी की बात करें तो नौलखा बावड़ी दोस्तों जयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों डूंगरपुर में। और दोस्तों जालीबाग बावड़ी दोस्तों कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है दोस्तों?
राजसमंद में। तो इन सभी को भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि त्रिमुखी बावड़ी ये कहाँ पर है, उदयपुर में। नौलखा बावड़ी ये है दोस्तों डूंगरपुर में। और जो जालीबाग बावड़ी ये दोस्तों सीकर में नहीं, ये कहाँ पर है, राजसमंद में। और दोस्तों जालीबाग बावड़ी के बारे में एक और प्रश्न पूछा गया था। एक तो दोस्तों जालीबाग बावड़ी एक है मामादेव कुंड, कौन सा, मामादेव कुंड। अब पूछा गया था कि ये कौन से दुर्ग में स्थित है, तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर राजसमंद दे रखा है दोस्तों, तो जिला तो राजसमंद है। और किला है दोस्तों हमारे कुंभलगढ़, कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग में ये जालीबाग बावड़ी और एक मामादेव कुंड भी है, ये दोनों दोस्तों स्थित है। तो इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन ए। हमें चांद बावड़ी के बारे में पूछा, यानी सॉरी, हमें पूछा था कि कौन से सुमेलित है, तो चांद बावड़ी इसमें सही सुमेलित है जो कि आभानेर में है। बाकी अन्य को भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर खनिज और यहाँ दे रखी दोस्तों खान, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर तो दे रखी खनिज और यहाँ पर दे रखी दोस्तों खाने, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है, नहीं के बारे में पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें सीसा जस्ता की, तो ये दोस्तों राजपुर दरिबा में, यानी सीसा जस्ता राजपुर दरिबा खान से प्राप्त होता है, तो ये तो सुमेलित है। हमें नहीं के बारे में पूछा था। और काला खूंटा से दोस्तों मैग्नीज प्राप्त होता है, तो ये भी सुमेलित है। डाबला सिंगाना है, इससे दोस्तों लो इसका प्राप्त होता है, ये भी सुमेलित है। लीलवानी से दोस्तों तांबा नहीं प्राप्त होता है, तो लीलवानी से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, लीलवानी से प्राप्त होता है मैग्नीज। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, मैग्नीज। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इन खानों की आपको अवस्थिति, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों अगर राजपुर दरिबा की, तो राजपुर दरिबा है दोस्तों राजसमंद में, कहाँ पर है, राजसमंद में। काला खूंटा की बात करें दोस्तों, तो काला खूंटा है बांसवाड़ा में, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। और दोस्तों डाबला सिंगाना, डाबला की बात करें, यहाँ पर डाबला केवल दे रखा है, तो ये है दोस्तों भीलवाड़ा में, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। और दोस्तों लीलवानी की बात करें, तो लीलवानी है कहाँ पर, बांसवाड़ा में। तो इसकी अवस्थिति भी आपको दोस्तों ध्यान में होनी चाहिए। और इस प्रश्न का तो हमारे सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि लीलवानी से तांबा प्राप्त नहीं होता है, मैग्नीज दोस्तों इस खान से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों पांचवा प्रश्न कि वाकल, मेसवा और हथमती सहायक नदियां हैं। तो इनमें से दोस्तों जो वाकल, मेसवा और हथमती है, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये है दोस्तों साबरमती नदी की सहायक नदियां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारे छठा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र या फिर जिला है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों संरक्षित क्षेत्र और यहाँ दे रखा है आपके जिला। तो इनमें से हमें पूछता है कि कौन सा सुमेलित नहीं के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो फुलवारी की नाल है, तो सबसे पहला यही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये सुमेलित नहीं दोस्तों। फुलवारी की नाल दोस्तों राजसमंद में नहीं है, तो ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में। बाकी दोस्तों केसरबाग ये धौलपुर में है, बस्सी ये चित्तौड़ में है, शेरगढ़ ये है दोस्तों बारां में। तो ये सभी सुमेलित हैं। बाकी फुलवारी की जो नाल है ये है दोस्तों उदयपुर में, कहाँ पर, उदयपुर में, ये राजसमंद में नहीं है। इसका सही उत्तर है हमारे ऑप्शन ए। अब चलते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न दे रखा है हमें कि निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर तो शिलालेख दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों इनका उत्कीर्ण वर्ष। तो इनमें से कौन से जो है वो सही है, इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों अचलेश्वर शिलालेख की, तो इसका उत्कीर्णन हुआ था दोस्तों 1285 ईस्वी में, तो ये तो सुमेलित है। अगला बात करें बिजोले शिलालेख की, तो इसका उत्कीर्णन 1170 में हुआ था, ये भी दोस्तों सुमेलित है। और बात करें चीरवा शिलालेख की, तो ये 987 में नहीं हुआ था, तो चीरवा शिलालेख का उत्कीर्णन हुआ था दोस्तों 1273 में। कब हुआ था, 1273 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो हमारे ऑप्शन नहीं, ये 3 नंबर है, ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। अगले आप देखिए दोस्तों हमारे कुंभलगढ़ प्रशस्ति की, तो ये 1460 में उत्कीर्ण हुआ था, तो ये भी दोस्तों सही इसका सुमेलन है या फिर सही इसका जोड़ा है। अब दोस्तों एक
दो और चार, एक दो और चार ये सही जोड़े, तो ये है दोस्तों हमारे ऑप्शन बी में। कौन से में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले की ओर। तो अगला है दोस्तों हमारे प्रश्न 8वां प्रश्न कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 8वां प्रश्न दे रखा है दोस्तों, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन दोस्तों 18 अप्रैल कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को। कब हुआ दोस्तों? 18 अप्रैल 2006 को। ये है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों हमारे 9वां प्रश्न कि विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो इनमें से दोस्तों जो विंध्यन कगार है ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ये दोस्तों बालू का पत्थर की चट्टानों से ये दोस्तों निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों अगला 10 नंबर प्रश्न है कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे। तो दोस्तों इनमें से जो रज्जब जी है ये दोस्तों आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, और दोस्तों ये दादू के शिष्य थे। किसके थे दोस्तों? दादू के शिष्य। और ये दादू के उपदेशों का बखान करते थे दूल्हे के वेश में रहते हुए। अब दोस्तों हुआ यूँ था कि रजब जी शादी के लिए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों रास्ते में ये दादू जी के उपदेश, जहाँ दादू जी उपदेश दे रहे थे, तो दोस्तों वहाँ पर ये रुक गए। और दोस्तों दादू जी के उपदेशों से ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने शादी नहीं की, और दोस्तों गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू जी के उपदेशों का दोस्तों इन्होंने बखान किया। तो ये संत कौन है दोस्तों? रज्जब जी। कौन है? रज्जब जी। तो बी है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों हमारे 11वां प्रश्न कि पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है। तो आसान सा प्रश्न दोस्तों ये तो ऑप्शन सी है, जो जैन समुदाय से दोस्तों ये पर्युषण पर्व संबंधित है। और दोस्तों ये कब आता है? ये पर्युषण पर्व कब आता है दोस्तों? ये आता है भाद्रपद मास में। ध्यान रखिएगा, कब आता है? भाद्रपद मास में। और किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन सी यानी जैन समुदाय से ये संबंधित है। अगला है दोस्तों अब प्रश्न 12वां प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे महाराजा तखत सिंह। कौन थे दोस्तों? महाराजा तखत सिंह। बी ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न कि प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी। तो दोस्तों प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी का संबंध था किससे? भवई नाट्य शैली से। किससे दोस्तों? भवई नाट्य शैली से। सी नंबर है इसका सही उत्तर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर कंफ्यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा। अब अगला है दोस्तों हमारे 14वां प्रश्न कि बिजोलिया शिलालेख के में किस वंश के शासक की उपलब्धियों का उल्लेख है। अब दोस्तों बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो दोस्तों इसमें किस वंश के शासकों का उल्लेख है? तो चौहान वंश के शासकों का। किस वंश के दोस्तों? चौहान वंश के। और चौहान वंश के भी बात करें तो दोस्तों सांबर के चौहान और दोस्तों अजमेर के चौहान। सांबर और अजमेर के चौहानों का दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास ये उत्कीर्ण है। कहाँ पर उत्कीर्ण है दोस्तों? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास ये उत्कीर्ण है। और इसके दोस्तों प्रशस्तिकार के बारे में भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बिजोलिया शिलालेख के प्रशस्तिकार कौन है। तो इसके प्रशस्तिकार है दोस्तों गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र। और सांबर व अजमेर के चौहानों का इस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर, यानी कि बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है? तो चौहान वंश के शासकों का। अगला दोस्तों प्रश्न है 15वां प्रश्न कि राजस्थान में प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया।
अब दोस्तों सबसे पहले बात करें रोप वे की, तो राजस्थान में रोप वे की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देखें हमारे इस प्रश्न का कि प्रथम रोप वे किस जिले में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों प्रथम रोप वे प्रारंभ हुआ जालोर जिले में। किस जिले में दोस्तों? जालोर जिले में। और सुंदा माता के मंदिर में, कहाँ पर दोस्तों? सुंदा माता के मंदिर में प्रथम रोप वे प्रारंभ हुआ। और कौन सा जिला है? जिला है दोस्तों जालोर। और दोस्तों इस रोप वे की बात करें तो इसकी लंबाई दोस्तों 800 मीटर है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा रोप वे है। क्या है दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा रोप वे। और दूसरे रोप वे की बात करें तो दोस्तों दूसरा रोप वे है करणी माता के मंदिर, जो कि उदयपुर में है। करणी माता का मंदिर उदयपुर में, ध्यान रखिएगा उदयपुर वाला मंदिर है दोस्तों, ये बीकानेर वाला नहीं है। करणी माता का मंदिर उदयपुर वाला जो मंदिर है करणी माता का मंदिर, वहाँ पर दोस्तों ये दूसरा रोप वे है। और इसकी दोस्तों लंबाई की बात करें तो केवल 387 मीटर ही इसकी लंबाई है, यानी ये राजस्थान का सबसे छोटा रोप है। सबसे बड़ा तो है दोस्तों सुंदा माता का मंदिर में, जो कि जालोर में है, और सबसे ये बड़ा है। और सबसे जो छोटा है ये करणी माता का मंदिर जो उदयपुर में, 387 मीटर केवल इसकी लंबाई है। और तीसरे रोप वे की बात करें तो तीसरा रोप वे दोस्तों सावित्री माता पुष्कर में, सावित्री माता का मंदिर, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। और इसकी लंबाई है दोस्तों 700 मीटर। कहाँ पर है? कितनी है दोस्तों? 700 मीटर। और दोस्तों अंतिम और चौथे की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चौथा जो है रोप वे, ये सामोद वीर हनुमान मंदिर। कौन सा? सामोद वीर हनुमान मंदिर में जो रोप वे है दोस्तों, सामोद वीर हनुमान मंदिर में रोप वे, जो कि चौमू जयपुर में है। कहाँ पर है? चौमू जयपुर में है। यहाँ पर दोस्तों ये रोप वे है, चौथा रोप वे। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई केवल है 400 मीटर। फास्टली रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहला तो रोप वे है जालोर सोंदा माता के मंदिर में, इसकी लंबाई है 800 मीटर। दूसरा रोप वे है करणी माता उदयपुर में मंदिर, उदयपुर मंदिर में, और 387 मीटर है इसकी लंबाई। और तीसरा है दोस्तों आपके सावित्री माता पुष्कर अजमेर में, ये है 700 मीटर लंबाई इसकी लंबाई। और चौथा जो रोप वे है वो सामोदवीर हनुमान मंदिर, जो कि चौमू जयपुर में है, यहाँ पर चौथा रोप वे है और इसकी लंबाई है दोस्तों 400 मीटर। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। और हमारे 15 नंबर प्रश्न का तो उत्तर है ऑप्शन बी, यानी प्रथम रोप वे के बारे में पूछा था, ये है दोस्तों जालोर में। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 16% की उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। तो दोस्तों उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। कब किया गया? 1917 में। कब किया गया दोस्तों? 1917 में। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। तो दोस्तों भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों पचपदरा में। कहाँ पर है? पचपदरा में। और पचपदरा हम सभी जानते हैं कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर 17 नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 18% कि रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? अब दोस्तों रमझोल की बात करें तो रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमझोल है दोस्तों किस प्रकार का? घन वाद्य यंत्र है। कौन सा घन वाद्य यंत्र है? अब घन वाद्य यंत्र वे यंत्र होते हैं दोस्तों जो मुख्यतः किसके? धातु के बने होते हैं। किसके दोस्तों? धातु के। तो जो रमझोल है ये है घन वाद्य यंत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 18 नंबर प्रश्न का। अगला है दोस्तों 1900% कि आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, यानी कौन सा आयोग है जिसने राज्यपालों के लिए दोस्तों 5 वर्ष के निश्चित कार्यकालों की संस्तुति की? तो ये है दोस्तों पुंछी आयोग। कौन सा? पुंछी आयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 20वां प्रश्न कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से
पश्चिम विस्तार में अंतर है। अब दोस्तों ये प्रश्न आपको तभी पता होगा जब आपको राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई ज्ञात होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तर ये दक्षिण ये हो गया पूर्व और ये हो गया दोस्तों आपके पश्चिम। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है दोस्तों 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो इसकी लंबाई दोस्तों 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। अब हमें इनके अंतर के बारे में पूछा है, तो जब 869 में से जब आप 826 घटाओगे तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 43 किलोमीटर, जो कि है हमारे ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो इनमें से दोस्तों जो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है वो कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान के सर्वोच्च पठार की बात करें तो ये है दोस्तों उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार। और कहाँ पर है? ये है दोस्तों आपके माउंट आबू। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में। और दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हमें सर्वोच्च पठार का पूछा था, तो उड़िया का पठार है जो सर्वोच्च पठार है। अब दोस्तों बात करें मेसा के पठार की, तो मेसा का पठार कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। बोराट के पठार की बात करें तो राजसमंद और दोस्तों उदयपुर में इसका विस्तार है। और हाड़ौती का पठार, जो हाड़ौती के जिले हैं दोस्तों कोटा, बारा, बूंदी और दोस्तों झालावाड़, इनमें है दोस्तों हाड़ौती के पठार का विस्तार। तो हमें सर्वोच्च पठार के बारे में पूछा था, ऑप्शन डी पठार है जो है दोस्तों आपके सर्वोच्च पठार। अगला है दोस्तों हमारे 2300 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना, और आगे दे रखा है दोस्तों आपके पेयजल उपलब्ध क्षेत्र सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर तो दे रखा है दोस्तों आपके जो लिफ्ट नहर परियोजना है और जो इससे लाभान्वित जो जिले हैं ये दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों हमें कंवर सेन लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं दोस्तों आपके पेयजल आपूर्ति जो कराते हैं ये कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो इनसे जो पेयजल उपलब्धता क्षेत्र है ये दोस्तों बीकानेर गंगानगर, तो ये तो सुमेलित है। गंदेली सावा की बात करें तो चूरू, ये भी सुमेलित है। गजनेर पन्नालाल बारूपाल की बात करें तो बीकानेर नागौर, ये भी सुमेलित है। राजीव गांधी की बात करें तो ये जैसलमेर नहीं, इस ये दोस्तों राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है ये जैसलमेर को पेयजल आपूर्ति नहीं कराती। ये दोस्तों जोधपुर, किसको? जोधपुर, पाली और दोस्तों बाड़मेर को, किसको? जोधपुर, पाली और बाड़मेर को दोस्तों पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें सुमेलित नहीं है इसके बारे में पूछा था। अगला है दोस्तों 2300 प्रश्न कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 44 गुजरता है धौलपुर जिले से। कौन से जिले से? धौलपुर जिले से। डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 2400 प्रश्न कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अब दोस्तों बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। सबसे पहले तो प्रश्न आपके प्रश्न से ही प्रश्न बनता है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? राव अनिरुद्ध द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राव अनिरुद्ध द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों हमारे 2500 प्रश्न है कि गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो दोस्तों जो गोसुंडी शिलालेख है वो किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो इसकी भाषा है दोस्तों संस्कृत। कौन सी है दोस्तों? संस्कृत भाषा। और इसकी लिपि की बात करें तो लिपि है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। और ये दोस्तों प्राप्त हुआ चित्तौड़ से। कहाँ से? नगरी चित्तौड़ से ये दोस्तों प्राप्त हुआ। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये दोस्तों जो शासकीय संग्रहालय है उदयपुर में, यानी कि गोसुंडी शिलालेख उदयपुर में अभी वर्तमान में स्थित है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ के बारे में भी। और जो हमें प्रश्न पूछा है कि गोसुंडी शिलालेख ये किस भाषा में है, तो भाषा तो इसकी संस्कृत है, लेकिन जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25वें का। अगला दोस्तों 2600 प्रश्न है
कि ओलियो राजस्थान, जैसे ओलियो भी कहते हैं दोस्तों, अगर मारवाड़ी में या फिर राजस्थानी भाषा में कहें ओलियो, तो ओलियो राजस्थानी लोक जीवन की किस अवसर से संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध है पुत्री विवाह के विदाई गीत से। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 27वां प्रश्न कि होड़ा सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो होड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों 1734 में। कब हुआ? 1734 में। और दोस्तों होड़ा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? प्रश्न भी पूछा गया एक बार, होड़ा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राजपूतों ने दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किया था। और ये आयोजन कब हुआ? 1734 में। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों ये कहाँ पर हुआ? भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। हमें पूछा था कि ये कब हुआ? 1734 में। इसका उद्देश्य था मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, और इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 28वां प्रश्न कि सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। तो इनमें से दोस्तों सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा रहा है? ये रहा है दोस्तों राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना का क्षेत्र। कौन सा रहा दोस्तों? राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना का क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 29वां प्रश्न कि जो चार चौमा का शिव मंदिर है किस किले में अवस्थित है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि चार चौमा का शिव मंदिर है, ये किस जिले में, जिला पूछा गया में, किस जिले में? तो ये दोस्तों कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और इसकी शैली की बात करें तो ये दोस्तों नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है दोस्तों? नागर शैली में। यानी चार चौमा का जो शिव मंदिर है ये किस शैली में बना है? नागर शैली में। और ये किस जिले में है? ये दोस्तों कोटा जिले में। अब अगला है दोस्तों 30वां प्रश्न कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की चौकला नस्ल, भेड़ की जो चौकला नस्ल है उसे दोस्तों भारतीय मेरिनो कहा जाता है। ये दोस्तों नस्ल सर्वाधिक ऊन देती है, इस कारण दोस्तों इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों हमारे 31वां प्रश्न कि शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो दोस्तों शोभालाल गुप्त द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई? तो ये की गई दोस्तों सगवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? सगवाड़ा में। और सगवाड़ा कहाँ पर है? ये है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों है हमारे 32वां प्रश्न कि अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान की किन जिलों में मिलते हैं? तो दोस्तों जो अनुप्रस्थ बालू का टीले हैं वो राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? ये मिलते हैं दोस्तों मुख्यतः बीकानेर और गंगानगर में। कहाँ पर? बीकानेर और गंगानगर में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे कि कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो दोस्तों जो कंदोरा आभूषण होता है वो स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, और ये पहना जाता है दोस्तों कमर में। कहाँ पर? कमर में। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। एक दोस्तों और आभूषण है सटका। क्या दोस्तों? सटका। सटका आभूषण भी दोस्तों महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाता है। और जो कंदोरा है ये भी दोस्तों कमर में पहना जाता है महिलाओं द्वारा, जो कि हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? उत्कृष्ट काल का अर्थ हुआ दोस्तों किस काल को दोस्तों स्वर्ण काल माना जाता है कोटा शैली का? तो दोस्तों जो उमेद सिंह
महाराज उमेश सिंह प्रथम थे, इनके काल को दोस्तों कोटा का स्वर्ण काल माना जाता है या फिर उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। और दोस्तों जो कोटा शैली है मुख्यतः इसके कभी कभी प्रमुख जो चित्रकार हैं इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो इनके चित्रकारों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक तो है दोस्तों रघुनाथ, रघुनाथ दोस्तों ये कोटा शैली के चित्रकार है। एक है दोस्तों डालू, कौन डालू, ये भी कोटा शैली के चित्रकार है। एक दोस्तों है आपके लच्छी राम, कौन से लच्छी राम। एक है दोस्तों नूर मोहम्मद, कौन नूर मोहम्मद। और एक है दोस्तों गोविंद राम, कौन गोविंद राम, ये भी है दोस्तों कोटा शैली के चित्रकार। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों कि इन चित्रकारों का संबंध किस शैली से है। तो इन सभी का संबंध है दोस्तों कोटा शैली से। और कोटा शैली का स्वर्ण काल है दोस्तों महाराज उमेश सिंह प्रथम का काल। सी इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा दोस्तों। तो दोस्तों महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो दोस्तों जो बयाना का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में। कब हुआ 1527 में। इसमें दोस्तों राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। और बयाना कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर में है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारे। तो अगला 36वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है। तो ये सभी दोस्तों आपके जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ये सभी उर्वरक खनिज है। तो डी नंबर इसका सही आंसर है। अगला दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है दोस्तों पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति अधिकार देना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, यानी उपरोक्त सभी इसके दोस्तों सभी ये उद्देश्य हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे 38 नंबर कि राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान को दोस्तों नर्मदा नदी का हिस्सा प्राप्त होता है, ये होता है दोस्तों 0.50 MAF। कितना दोस्तों 0.50 MAF। और दोस्तों यहाँ पर MAF का क्या अर्थ है। तो M का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर मिलियन, क्या है मिलियन। A का अर्थ है दोस्तों एकड़, और F का अर्थ है दोस्तों फीट, क्या है दोस्तों फीट, यानी मिलियन एकड़ फीट है यहाँ पर MAF का अर्थ। और नर्मदा नदी का 0.50 MAF प्राप्त होता है राजस्थान को। अब दोस्तों इससे संबंधित अनेक से प्रश्न बनते हैं, यानी कि नर्मदा नदी का सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो प्राप्त होता है MP को, और ये प्राप्त होता है दोस्तों 18.25 MAF। MAF दोस्तों हमने चर्चा की MAF क्या होता है। MAF का अर्थ होता है दोस्तों, M का अर्थ मिलियन, A का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर एकड़, F का अर्थ है यहाँ पर फीट, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो राज्य है ये है दोस्तों गुजरात, कौन सा गुजरात, और इसको प्राप्त होता है दोस्तों 9.00 MAF। और इसके पश्चात राजस्थान को प्राप्त होता है दोस्तों 0.50 MAF। और अंत में दोस्तों महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है इसको दोस्तों प्राप्त होता है 0.25 MAF। तो ध्यान रखिएगा MP को नर्मदा का सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होता है 18.25 MAF। और इसके पश्चात गुजरात को 9.00 MAF, इसके पश्चात राजस्थान को 0.50 MAF, और इसके पश्चात महाराष्ट्र को प्राप्त होता है 0.25 MAF। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हमें राजस्थान का पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 39वां प्रश्न
कि रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए। तो दोस्तों रूपाजी और करपाजी ये दोस्तों शहीद हुए जो बेंगू का किसान आंदोलन था उसमें शहीद हुए, और बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत राम नारायण किसने, राम नारायण चौधरी ने दोस्तों सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी, और बाद में दोस्तों इसकी बागडोर विजय सिंह पथिक ने दोस्तों बाद में इसकी बागडोर संभाली। और ये दोस्तों जो बेंगू किसान आंदोलन है और जिसमें रूपाजी करपाजी धाकड़ शहीद हुए, और ये हुआ था दोस्तों 13 जुलाई 1923 को। जो गोविंदपुरा नामक गांव है वहाँ पर दोस्तों किसानों का सम्मेलन चल रहा था, लेकिन सेना के द्वारा वहाँ पर अचानक गोलियां चलाई गई जिसमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ दोस्तों शहीद हुए। तो रूपाजी और करपाजी धाकड़ किस आंदोलन में शहीद हुए, तो ये शहीद हुए दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में। तो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला और 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न हमारा। तो यह है दोस्तों जो भगत आंदोलन शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो भगत आंदोलन, अब पुस्तक के बारे में पूछ ले ना कि भगत आंदोलन के बारे में पूछा है। तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों वी.के. वशिष्ठ ने। किसने, वी.के. वशिष्ठ ने। इनका पूरा नाम है दोस्तों विजय कुमार वशिष्ठ। क्या है, विजय कुमार वशिष्ठ। और दोस्तों जो इसका शीर्षक है पुस्तक का, यह दोस्तों भगत आंदोलन यानी कि दक्षिणी राज्य के भीलों के सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन का एक अध्ययन है ये। तो इसके लेखक है दोस्तों ये है वी.के. वशिष्ठ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे 40 प्रश्न जिसकी पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की हमने। और वीडियो जरूर लंबा था दोस्तों, लेकिन पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करना बेहद ज़रूरी है दोस्तों पुराने पेपरों को, क्योंकि हमेशा ऑप्शन से दोस्तों प्रश्न पुटअप कर लिए जाते हैं। वो पुराने प्रश्न तो नहीं पूछे जाते, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उनमें से ही बार बार उनको प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, राजस्थान की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आपके लिए आते रहते हैं। और दोस्तों इन प्रकार के प्रश्नों से आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल पर, और जल्द ही इस चैनल पर अपलोड होंगे और भी वीडियो। मिलते हैं जल्द ही हमारे नए वीडियो में कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।